हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो उसी में मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ, जिसमें आपको जो है कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मैं आपको बताऊँगा। चाहे वो जनरल एंट्रीज़ हो, चाहे वो आपका अकाउंट वगैरह हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओबियसली आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि थर्ड बुक, जो कि अपने में ही आपको पता है कि ये आपका 20 मार्क्स का प्रॉपर ये बुक है, तो आपको इसी रिगार्डिंग आपको इसकी तैयारी करनी है। 20 से 25 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं जब भी आपका मैं अगर आपको सजेशन दूं तो जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप सबसे पहले बी सेक्शन से कंप्लीट करिए, क्योंकि बी सेक्शन बहुत इजी और ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। ठीक है, बी सेक्शन में सबसे हार्ड जो क्वेश्चन होगा वो या तो कैश फ्लो होगा और रेशियो होगा। इसके अलावा बाकी सारे इजी होंगे। कैश फ्लो 6 मार्क्स का होगा, रेशियो 4 मार्क्स का होगा। 6 4 10 अलग रख दीजिए, बाकी के बचे 10 से लेके 15 मार्क्स के क्वेश्चन। वो बहुत इजी है, हुआ है और आपको उसे करना है। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो पहले आप बी सेक्शन ही करना। तो बी सेक्शन में आपका थर्ड बुक आ जाता है, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मैं आज आपको थर्ड बुक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कौन से नेचर का होता है। पहली चीज़, ये रिकॉर्ड रखता है फैक्ट को। दूसरा, अकाउंटिंग कन्वेंस एंड कॉन्सेप्ट एंड पर्सनल जजमेंट। ये इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप चाहो तो इसे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो इसके रिगार्डिंग आप इसे छोड़ सकते हो। आते हैं मेन मुद्दे पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 4 नंबर का आपका पक्का है मेजर हेडिंग और सब हेडिंग के रिगार्डिंग, तो आपने उसी से रिलेटेड आपने इसको करना है और कोशिश करना है कि आपको जो है इसमें कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या चीज़ है आपको मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग के रिगार्डिंग जो आपको कुछ ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और अगर आप नहीं लिख पाते हो तो बेशक आप जो है और आपने पहले से याद कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपसे पूछ लेता है कि इसकी मेजर और सब हेडिंग बताइए, तो सबसे पहले मैं आपको सब हेडिंग और मेजर हेडिंग के बारे में पहले डिस्क्लोज कर देता हूँ। देखिए, जितने भी यहाँ पर ये हाईलाइटेड हो रखा है, ये शेयर होल्डर फंड में, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। ऐसे ही आपका एसेट में आपका नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। ठीक है, ये जितने जो मैं हाईलाइट किए हैं इसको बोलते हैं मेजर हेडिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेजर हेडिंग। और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो शेयर कैपिटल हो, रिजर्व एंड सरप्लस हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, ये जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अब, यानी जो बोल्ड्स में लिखे हुए हैं वो मेजर हेडिंग है, और जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ चाहे शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, इसको बोलते हैं सब हेडिंग। तो आपसे पेपर में पूछता है कि आपको एलिमेंट देता है और पूछता है कि इसका मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग बताइए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ ताकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जितना भी शेयर का पैसा हो यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे वो इशू ऑफ शेयर हो या सब्सक्राइब कैपिटल हो या कॉल्ड अप कैपिटल हो या पेड अप कैपिटल हो, जितना भी ये पॉइंट है सारा का सारा आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अगर ये सारे पॉइंट्स आपको दिखते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट बनता है वो बनता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस से। तो रिजर्व एंड सरप्लस ये सब हेडिंग होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिया जाता है, इनको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, इनके पीछे रिजर्व लिखा होगा। देखिए, जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं इनके पीछे रिजर्व है, तो आप चाहो तो इसे याद कर लो इस तरीके से। और जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है वो भी सारा सरप्लस में जाता है। प्रॉफिट मतलब ऐसे सरप्लस, ठीक है ना। तो रिजर्व एंड सरप्लस का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह हैं या लॉस है तो वो सारे कहाँ जाते हैं, सरप्लस के रिगार्डिंग जाते हैं, और जितने भी रिजर्व है वो रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे जो मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो होता है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये भी आपका सब हेडिंग है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, बहुत बार पूछा गया बॉन्ड एंड डिवेंचर के बारे में। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है,
तो वो देखो यहाँ पब्लिक डिपॉजिट आपको आगे भी मिलेगा, तो याद रखना जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के बाद या 12 महीने के बाद करनी पड़ती है वो पब्लिक डिपॉजिट आपका लॉन्ग टर्म हो जाता है, और जिसकी पेमेंट हमें 12 महीने के पहले पहले करनी पड़ती है वो आपका शॉर्ट टर्म में आ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है अगला अगला सब हेडिंग ट्रेड पेबल बात करूँ तो ट्रेड पेबल में आपके दो ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका और क्या क्या पॉइंट है, यस दीज आर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न अगर आप चाहो तो इसमें वैसे कुछ दिया तो नहीं है, जैसे यहाँ लिखा है प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट जितने भी है, या प्रोविज़न फॉर वारंटी। तो अगर ये पॉइंट पूछ ले, ये हाई लेवल वाला क्वेश्चन हो गया अगर पूछेगा तो, अदरवाइज़ पूछा नहीं है और पूछेगा तो आप इसमें से जवाब दे सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है जिसमें हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट जिन्हें हमें 1 साल के अंदर अंदर पड़ते हैं उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें सब हेडिंग जैसे आ गया, पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, जिसमें आप पहला पॉइंट है लोन रीपेबल ऑन डिमांड। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, एंड मैंने अभी यहाँ पे बात किया कि यहाँ पर आपका डिपॉजिट है, वही पब्लिक डिपॉजिट वाला जैसे मैंने बोला था। तो ये पॉइंट इसमें आ गए, ठीक है। ट्रेड पेबल मैंने भी आपको बोला सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेवर को मिलाकर होता है। अब अदर करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें ऊपर की कैटेगरी में नहीं आई हैं उन्हें हम यहाँ पर लेंगे। जैसे आपका इम्पॉर्टेंट जो है अनपेड डिविडेंड इम्पॉर्टेंट है, कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है, जितने भी अनपेड से रिलेटेड है वो यहाँ आ जाता है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड बोरोइंग्स पे है ये आपका। तो ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए इसे तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं, रिपीटेड है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है, यानी जो जो चीज़ें रिपीटेड है उसी को मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एसेट का कॉलम, क्योंकि अच्छा सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न तो भूल गया था। ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में क्या पॉइंट्स आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न तो आपको पता है ये आपका शॉर्ट टर्म में आ गया, यानी करंट लायबिलिटी में ही आ गया। इसमें क्या क्या है, अगर यहाँ दिया हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं कुछ लिखवा दूंगा। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आ जाएगा, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है, वो भी यहाँ पर आएगा, लिखा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये सारी सॉरी लिखा हुआ है ऐसे प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये सारे जितने भी प्रोविज़न है वो सारे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आ जाएंगे। और फिर हम उसके बाद अगला पढ़ें तो उसमें आपका आ जाता है ये एसेट। तो आपको पता है टेंजिबल एसेट वो होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टेंजिबल एसेट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एंड व्हीकल। और इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वो एसेट हैं, जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़िया। और उसके बाद और आगे पॉइंट्स आते हैं, यस नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नाम से पता चल रहा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके एक बार बस आप पढ़ लेना, और इसमें आप देखो कॉमन सबके आगे इन्वेस्टमेंट ही मिला है, ठीक है। और ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं अगर आप इसको नोटिस कर रहे हो तो, ठीक है। तो आप इतने पॉइंट्स आप पढ़ के फिर नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पे, जिसमें आपका ये दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका लोन, टर्म लोन एंड एडवांस में जो है पूछ सकता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इन्वेंट्री से पूछता है। तो इन्वेंट्री आपकी सब हेडिंग हो गई। तो इनमें से क्या क्या पूछ सकता है, रॉ मटेरियल क्या होती है, इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है भाई, मटेरियल होती है, फिनिश गुड्स क्या होता है, मटेरियल होता है, ठीक है, स्टोर एंड स्पेयर क्या होता है, और सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है वो है लूज टूल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैश इन कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में आपको पता है जैसे ट्रेड पेबल था तो दो चीज़ों से मिलके बना था, ऐसे ही ट्रेड रिसीवेबल सन्ड्री डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल से होता है। तो डेटर एंड बिल रिसीवेबल जो है ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। उसके बाद कैश इन कैश इक्विवेलेंट में आपका बैंक आ गया, चेक आ गया, या ड्राफ्ट इन हैंड हो गया, कैश इन हैंड हो गया, ठीक है, ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपका और कोई कैटेगरी जो एग्ज़ाम के, हाँ
अदर करेंट एसेट। ये तो अदर करेंट एसेट में आपका जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, एडवांस टैक्सेस हो गए, ये सारे आपके अदर करेंट एसेट। तो इनमें से आपके कुछ भी पॉइंट्स वहाँ हो सकता है और आपसे पूछ लेगा कि चलिए इसका जो है आपने सब हेडिंग और मेजर हेडिंग बताइए। तो आपको अगर ये पॉइंट्स आते होंगे तो ऑब्वियसली आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थे, जिनको मुझे बताना ज़रूरी था, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको और क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सब को आप देख सकते हो, ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। आपने क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास टी.एस. ग्रेवाल की बुक होगी। टी.एस. ग्रेवाल के बुक के पीछे जितने भी स्कैनर के क्वेश्चन दिए हैं मेजर हेडिंग सब हेडिंग के 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, और अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आपको मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, बस आपने सिर्फ इतना करना और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये आधा घंटा लगेगा इसको करने में, तो आराम से आप इसको प्रॉपर तरीके से करिए। हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा आपका स्कैनर, तो आपको फिर इतना ज़्यादा इसमें है नहीं जो आपको करना चाहिए। तो ये भी चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ये भी चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 2 वो बहुत छोटा सा है, इसमें थ्योरिकल का पार्ट है, और ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछ रहा है, तो ये भी आपके 4 मार्क्स में आ सकता है क्या आएगा। तो इसमें क्या है, क्योंकि वीडियो अभी 11 मिनट ही हुआ है अभी फ़िलहाल, तो यानी हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो हमें पढ़ना चाहिए। इसमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि हम इसका उद्देश्य क्या है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों करते हैं, ये आपका प्रॉपर तरीके से, और आप इसे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लिमिटेशन आपने पढ़ना है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, क्या आपका जो है लिमिटेशन है। ठीक है ना कहीं पता है ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अच्छा, जो मेन सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये टूल्स आप याद रखिए, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, रेशियो एनालिसिस होता है और कैश फ्लो, और इन्हीं सब के चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, तो चैप्टर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज चैप्टर नंबर आपका 3rd है। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट हमें ये नाम याद रखने हैं कि ये टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस फिलहाल आपने इसमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट वगैरह बता दिया आपसे, बस ये छोटा सा था। तो उसमें अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेशियोज़ में आपने कौन कौन से रेशियोज़ करने हैं, उनका क्या फॉर्मूला है, एंड कैश फ्लो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने उसमें करनी है। तो तब तक आप जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।